चलिए आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आइडेंटिफाई एविडेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा क्लासिक लिटरेचर। ये जो टॉपिक है ये बीएमएस का थर्ड ईयर का जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो सब्जेक्ट का है दूसरा चैप्टर का दूसरा टॉपिक है सिलेबस में। तो क्या है ये, पहले हम ये जानेंगे कि आइडेंटिफाई द एविडेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद का मतलब होता है कि हमारे पुराने ग्रंथों में या इतिहास में आयुर्वेद के अनुसंधान का जो है सबूत या उसका एविडेंस। तो क्या होता है आइडेंटिफाई द एविडेंस, मतलब एविडेंस को या सबूतों को, रिसर्च के अनुसंधान के सबूतों को हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पर आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ बीएमएस के थर्ड फेज के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, क्योंकि कुछ ही हम जो मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट आएंगे उतनी ही हम आज पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है, पहले जो इंट्रोडक्शन में हम ये जानेंगे कि आयुर्वेद जो है एक एंशिएंट इंडियन मेडिकल साइंस है, जो जिसका रूट जो है, जो रिसर्च जो बना है, जो रिसर्च या अनुसंधान का जो रूट बना है, ये मेनली रैशनल और ऑब्जर्वेशनल रिसर्च के मेथड के आधारित पे बना है। तो आयुर्वेद में जितने भी अनुसंधान हैं वो सभी तरह से तर्क संगत है, रैशनल है जिसका रूट, और दूसरा है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। तो क्या होता है ऑब्जर्वेशन, मतलब अवलोकन के हिसाब से हमारे आंखों से ऑब्जर्वेशन करके ही तभी जाकर अनुसंधान हुआ है। क्या है ये, हम जानते हैं कि हमारे जो आयुर्वेद के जो बृहत्त्रय जो मेनली तीन जो आते हैं, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, इनमें बहुत सारा सबूत मिलता है, एविडेंस ऑफ सिस्टम इंक्वायरी, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, एथिकल मेडिकल प्रैक्टिसेस। इन टेक्स्ट बुक्स में, इन क्लासिकल रेफरेंसेस में हमें सबूत मिलता है जो बताता है कि यहाँ पर सिस्टमेटिक इंक्वायरी हुई थी। कैसे हम सिस्टमेटिकली जो है इन टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि कैसे जो निदान हुआ है, कैसे चिकित्सा का डायग्नोसिस हुआ है, और एथिकल मेडिकल प्रैक्टिस मतलब क्या है, नैतिक जो चिकित्सा की नैतिक जिम्मेदारियों को यहाँ पर इन टेक्स्ट बुकों में क्लियरली बताया गया है। अब हम जानेंगे कि ये क्या है। तो पहले जो ये तीनों है, दीज टेक्स्ट सर्व्स एज ए फाउंडेशन। मतलब ये क्या है, फाउंडेशन मतलब जितने भी ये रिसर्च है आयुर्वेद में, रिसर्च या चिकित्सा के जो आयुर्वेद के जो अनुसंधान की है, ये इनको नींव माना गया है, ये पिलर माना गया है इन टेक्स्ट बुकों को। अब हम वन बाय वन जानेंगे कि क्या क्या इसे सिस्टमेटिकली हम सबूत बता सकते हैं। तो पहला जो है प्रमाण, हमारे आयुर्वेद में जो प्रमाण बताए गए हैं, जो मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज, ये मेनली 4 वैलिड मीन्स ऑफ इंक्वायरिंग नॉलेज। जब भी हम कुछ नई जानकारी हासिल करते हैं, हम 4 आधार के हिसाब से हम नई नॉलेज जानकारी हासिल करते हैं। एक्वायरिंग द नॉलेज सर्व एज ए पिलर ऑफ रिसर्च। अनुसंधान के लिए हमें 4 साधन चाहिए जो नई चीज को हासिल ज्ञान करने के लिए, वो है प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति। तो ये प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, युक्ति, ये चारों के टूल्स या चारों के हथियार के जरिए से ही हम कुछ नई जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये हमारे आयुर्वेद में क्लियरली बताया गया है। तो इसका सबूत हमें चरक संहिता के सूत्र स्थान 11 चैप्टर और 17 श्लोका में मिलता है। इसमें क्लियरली बताया गया है कि प्रत्यक्ष अनुमानम च आप्तोपदेश एव च चतुर्थ युक्ति योगेन त्रयो आप्यद बोधक। इसका मतलब ये होता है कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश, इन तीनों को कंबाइन करने के बाद, ठीक है, चतुर्थ युक्ति योगेन, जो चौथा होता है, इन तीनों को कंबाइन करने के बाद में, योग करने के बाद में या कॉम्बिनेशन करने के बाद में, युक्ति के जरिए से हम नई लॉजिक लगाकर कुछ नई चीज समझते हैं। ये क्लियरली चरक संहिता में बताया गया है, प्रमाणों के आधार पर हम जान सकते हैं। जैसे प्रत्यक्ष, क्या होता है प्रत्यक्ष, हम डायरेक्टली अपने इंद्रियों के जरिए से क्लियरली हम कुछ देख कर या सुन के, ऐसे कुछ शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये सभी के जरिए से हम नई चीज की मालूमात करते हैं। इन्फरेंस, अनुमान लगा सकते हैं। आप्तोपदेश, ये अथॉरिटिव हमें ऑथेंटिक रेफरेंसेस से, सीनियर से हमें पता लगता है, जैसे वेदों में। युक्ति क्या होता है, रैशनल नॉलेज, जो कॉम्बिनेशन करने के बाद में ये पता लगता है। ये हमारा प्रमाण का सबूत हमारे टेक्स्ट बुक्स में मिलता है, क्लासिकल लिटरेचर में हमें मिलता है। अब हम जानेंगे कि दूसरा क्या रेफरेंस मिलता है
अनुसंधान का, तद्विद्या संभाषा। अभी इस वक्त आप जानते हैं कि जितने भी रिसर्च होते हैं, अनुसंधान होते हैं, उन सभी का पीयर रिव्यू होता है। पीयर रिव्यू क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है उनके मतलब जब भी हम अनुसंधान करते हैं तो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के जरिए से पब्लिकेशन के समय पे उनकी ओपिनियन ली जाती है, उनकी उनसे राय मशवरा किया जाता है। जब भी पब्लिकेशन करते हैं तो पब्लिशर्स पीयर रिव्यू के लिए भेजता है कि क्या क्या यहाँ पर और सुधार किए जा सकते हैं। उस समय पर, पुराने समय पर क्या होता था, तद्विद्या संभाषा। तद्विद्या संभाषा क्या होती है? साइंटिफिक डिस्कशन अमॉन्ग द एक्सपर्ट। जो सिमिलर फील्ड के लोग हैं उनमें क्या होता है, ये डिस्कशन होता था। द कॉन्सेप्ट एक्सपर्ट डायलॉग्स एंड स्कॉलरली डिस्कशन वाज सेंटर फॉर नॉलेज डेवलपमेंट। तो नॉलेज को बढ़ाने के लिए क्या करते थे पुराने समय में, वो स्कॉलरली डिस्कशन करते थे। सेम विद्या वाले जो लोग हैं वो बैठकर एक दूसरे के ज्ञान को या नॉलेज को शेयर करते थे, ताकि कोई डाउट या किसी तरह का कोई जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए। सेशन सर्व टू रिफाइन द थियरीज, चैलेंजेस, द अजम्पशंस, वैलिड कंक्लूजन्स। तो अजम्पशंस है या वैलिड कंक्लूजन लाने के लिए सभी लोग क्या करते थे, जितने भी सेम विद्या हासिल करते, जैसे आयुर्वेद स्कॉलर एक जगह पर बैठ के डिस्कशन करके एक कंक्लूजन पे लाते हैं, उसी तरह से तद्विद्या संभाषा होती है। ठीक है, होती थी उस समय पर। हमें इसका रेफरेंस मिलता है चरक संहिता में, आप क्लियरली देख सकते हैं। तद्विद्या संभाषा से ही धर्मार्थ काम मोक्षणम उपदेशम विप्रतिपत्तिना विधेयक। क्या मतलब होता है इसका? मतलब कि तद्विद्या संभाषा ही तो क्या होता है, सच में ही का मतलब होता है सच में तद्विद्या संभाषा से हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष उपदेश विप्रतिपत्ति विधेयक। मतलब जब भी हम इस तरह के तद्विद्या संभाषा करते हैं या इस तरह के जो होते हैं कॉन्फ्रेंस होते हैं, तो वहां पर हमें सच में कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं रहता है। जैसे विप्रतिपत्ति ना विधेयक, मतलब विधेयक का मतलब नहीं रहता, ना विधेयक, नहीं विधेयक का मतलब होता है नहीं हमें रहता है कोई भी प्रतिपत्ति, मतलब किसी तरह का हमें जब भी कोई भी डाउट नहीं रहता है, क्योंकि हम क्या करते हैं एक दूसरे से जिसके भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन सभी का हम एक दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तद्विद्या संभाषा से। ठीक है, क्लियरली दिया है कि तद्विद्या संभाषा सही। तो इंडीड इट इज ट्रू दैट ड्यू टू द तद्विद्या संभाषा द धर्मार्थ काम मोक्षणम उपदेशा, जितने भी हैं उपदेशा ये प्रतिपत्ति ना विधेयक। तो क्या होता है कि जितने भी हमारे डाउट्स है, जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ये बाद में नहीं रहेंगे जब भी हम तद्विद्या संभाषा करेंगे। तो इसका सबूत हमें क्लियरली चरक संहिता के इसमें मिलता है। दिस एंश्योर द बैलेंस एंड रिफाइन द नॉलेज। तो जब भी तद्विद्या संभाषा पुराने समय पे होती थे, ये नॉलेज को रिफाइन करती थी और इसको क्या करते हैं, बैलेंस नॉलेज, एक दूसरे का नॉलेज बैलेंस करते थे। ठीक है, अभी तीसरा है केस स्टडी एंड क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन। तो पुराने समय में भी केस स्टडीज होते थे और क्लिनिकल डॉक्यूमेंट्स जो पुरातन जो है दस्तावेज उस समय भी मिलते थे, उसके बारे में हम जानेंगे। द क्लासिकल टेक्स्ट्स लाइक चरक संहिता, चिकित्सा स्थाना, सुश्रुता संहिता प्रोवाइड द डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पेशेंट्स कंडीशन। तो इन बुक में, इन टेक्स्ट बुक्स में, चरक संहिता में, चिकित्सा स्थान में, सुश्रुत संहिता में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है कि यहाँ पर पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कंडीशन सिम्टम्स क्या है, उसको डायग्नोसिस कैसे करना है, इसका निदान कैसे करना है, पहचानना कैसे उसको, और जब भी हम दवाई देते हैं उसका आउटकम क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है, इसके बारे में इन टेक्स्ट बुकों में, चरक और सुश्रुत में डिटेल हमें जानकारी मिलती है कि अनुसंधान उस टाइम पे बहुत अच्छी तरह से होता था। दिस इज द सर्व्स एज द अर्ली एविडेंस। तो हमारे ये पुराने जो है सबूत मिलते हैं, हमारे बहुत पहले अर्ली सबूत मिलते हैं द क्लिनिकल बेस्ड रिसर्च एंड एक्सपीरियंस लर्निंग। तो क्लिनिकल बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंस बेस्ड रिसर्च और एक्सपीरियंस लर्निंग के बारे में हमें ये सबूत यहाँ पर चरक और सुश्रुत संहिता में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम जानेंगे कि ड्रग, अभी हमें पता है कि ड्रग डिस्कवरी या ड्रग फॉर्मुलेशंस, ये जितने भी अभी रिसर्च हो रहे हैं इस वक्त में, पुराने समय में भी क्या होते थे क्या? हाँ बिल्कुल, पुराने समय में भी होने के हमारे पास क्लियर सबूत मिलते हैं। भैषज कल्पना या रसशास्त्र में हमें क्लियर रेफरेंसेस मिलते हैं। जैसे यहाँ क्लियरली दिया गया है कि ड्रग फॉर्मुलेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो उस समय भी ड्रग के फॉर्मुलेशन, ड्रग्स कैसे बनाते हैं, फॉर्मुलेशंस, जैसे हम मॉडर्न में कहते हैं कि फार्मास्यूटिक्स, तो ड्रग्स कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, और जो है रसशास्त्र में और स्टैंडर्डाइजेशन कैसे है, ड्रग्स को कैसे हम
स्टैंडर्ड करते हैं उसके बारे में सबूत, शोधन, प्यूरिफिकेशंस के बारे में, ड्रग्स को कैसे प्यूरिफाई करते हैं, कोई अगर टॉक्सिक ड्रग्स है तो कैसे प्यूरिफाई करते हैं, उसके डोसेस कैसे डिसाइड करते हैं। एट प्रेजेंट भी हम बहुत सारे, जब भी हम ड्रग डिस्कवरी करते हैं तो उसका डोज कैसे डिसाइड करते हैं, उस समय भी हमें सबूत मिलते हैं। कल्पना, फॉर्मुलेशंस, मतलब कैसे फॉर्मुलेशंस करते हैं, बहुत सारे ड्रग्स मिला के कैसे थेरेपेटिकल यूज करते हैं, फॉर्मुलेशन प्रयोग के बारे में मिलता है। शोज अर्ली मेथड ऑफ ड्रग रिसर्च एंड प्रोसेसिंग स्टैंडर्डाइजेशन। तो रसशास्त्र और भैषज कल्पना में क्लियरली हमें अर्ली मेथड्स ऑफ ड्रग डिस्कवरी या ड्रग रिसर्च और प्रोसेसिंग स्टैंडर्डाइजेशन के सबूत क्लियरली मिलते हैं कि हाँ, आयुर्वेद में भी उस समय में ड्रग की डिस्कवरी होती थी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट जानते हैं कि एथिकल एंड एक्सपेरिमेंटल गाइडलाइंस। ठीक है, अभी तो ये बहुत बड़ा इश्यूज है, क्योंकि जब भी हम कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो बहुत सारे, एक रिसर्चर पे या वैद्य पे, चिकित्सक पे बहुत सारे नैतिक जिम्मेदारी होती है, एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं WHO के, या बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं कि कोई एनिमल को हार्म नहीं करना है, कोई ह्यूमन बींग्स को हार्म नहीं करना, उनका कंसेंट लेना है, उनसे परमिशन लेना है, ऐसे बहुत सारे एट प्रेजेंट भी है। क्या उस समय में, पुराने समय में ऐसे कोई गाइडलाइन थे ताकि रिसर्च सही से, अनुसंधान सही से हो जाए? तो हाँ, बिल्कुल हमारे पास सबूत है यहाँ पर क्लियरली। दिस इज अ डिस्कस एथिकल एंड एक्सपेरिमेंटल गाइडलाइंस। तो एथिकल मतलब नैतिक क्या गाइडलाइंस होते हैं जो चिकित्सक को किसी नई दवा को खोजने के लिए, और एक्सपेरिमेंटल गाइडलाइंस क्या है उसके बारे में क्लियरली चरक संहिता में क्लियरली दिया गया है कि उस समय भी नैतिक चिकित्सक को जब भी नई दवाई की खोज या पुराने किसी तरह से पेशेंट्स पे देने से पहले कुछ जिम्मेदारी होती थी, नैतिक होते थे गाइडलाइन, उसके बारे में हम जानेंगे। दिस इज द डिस्कस इन द विमान स्थान चरक संहिता। चरक संहिता के विमान स्थान में तो नैतिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दी गई है। दीज गाइडलाइंस आर फॉर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट। तो जब भी आप कोई नया रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं तो कुछ जिम्मेदारी दी गई है चिकित्सक को या अनुसंधानकर्ता को। क्या जिम्मेदारी है अब हम जानेंगे कि नात्यार्थ भाजते रागम रोगम नात्यार्थ चापी सेवेत युक्ता समवेदता चिकित्सा समवेद। इसका मतलब क्या होता है? नात्यार्थम भाजते रोगम, तो मतलब चिकित्सक को किसी भी तरह से भयभीत, रोग को लेकर भयभीत नहीं होना चाहिए। जैसे नात्यार्थम भाजते रोगम, रोग का मतलब होता है डिसीज को, तो किसी तरह से कोई भयभीत नहीं होना चाहिए रोग को लेकर। और नाथ्यार्थम चापी सेवित, तो अति क्या कह सकते हैं, इमोशनल या पेशेंट के साथ अति बहुत ज्यादा अटैचमेंट भी नहीं होना चाहिए चिकित्सक को। चरक विमान स्थान में क्लियरली दिया गया है कि नाथ्यार्थम चापी सेवित, तो पेशेंट्स का क्या कहते हैं, जैसे बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए तो हम चिकित्सा नहीं कर सकते, तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है युक्त्या समवेत वेदेना चिकित्सा समवेत भवेत्। तो मतलब क्या है, अपनी युक्ति लगाकर, अपना लॉजिक लगाकर यहाँ पर समविद्या, अपनी विद्या लगाकर चिकित्सा करनी चाहिए और सही सिस्टमेटिकली चिकित्सा करना चाहिए समारभेद। तो ये मीनिंग होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि चरक संहिता के विमान स्थान में क्लियरली गाइडलाइन दिया गया था कि चिकित्सा को किसी रोग के लिए भयभीत नहीं होकर ड्रग्स का जो डिस्कवरी होता है या रिसर्च होता है उसको इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहिए और पेशेंट के साथ ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं करते हुए यहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अपनी युक्ति लगाकर, वैद्य की, चिकित्सक की युक्ति लगाकर यहाँ पर चिकित्सा स्टार्ट करनी चाहिए। दिस हाईलाइट्स द बैलेंस, यहाँ पे इसलिए बताया गया क्योंकि बैलेंस करे और रैशनल एथिकल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द युक्ति। तो ये है हमारा एथिकल एक्सपेरिमेंटल गाइडलाइंस। तो नेक्स्ट जो है, सिक्स्थ जो है डिसीज क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। मतलब हम आज के समय पे जानते हैं कि बहुत सारे एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में और पैथोलॉजी में, फार्माकोलॉजी सिस्टमेटिकली दिया है कि कॉजेटिव फैक्टर के हिसाब से हम अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं, ट्रीटमेंट के हिसाब से अलग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन करते हैं एट प्रेजेंट, ओके। तो क्या उस समय भी इस तरह के कोई अलग अलग क्लासिफिकेशन था उस टाइम पे? वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो डिसीज क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो पुराने समय में क्या होता था, डिसीज वेर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन दोषा, धातु, स्रोतस, काला रिफ्लेक्टिंग द स्ट्रक्चर्ड नोसोलॉजी बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। तो बहुत समय तक लॉन्ग टर्म क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन करने के बाद में हमारे आचार्यों ने दोष के हिसाब से एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन बनाया, धातु के हिसाब से, स्रोतस के हिसाब से, काल के हिसाब से सिस्टमेटिकली अलग अलग क्लासिफिकेशन
किया ताकि सिस्टमेटिक चिकित्सा कर पाए हम, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये क्या है, स्ट्रक्चर नोसोलॉजी बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म क्लिनिकल। तो क्या होता है नोसोलॉजी कि पुराने समय के हिसाब से हम सोचकर हिस्ट्री ध्यान लगाते हुए एक सिस्टमेटिकली क्लासिफिकेशन करना ही ये होता है डिसीज क्लासिफिकेशन सिस्टम और स्ट्रक्चर नोसोलॉजी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिसीज बेस्ड। नेक्स्ट क्या है कि क्लासिकल आयुर्वेदिक टेक्स्ट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस। तो क्लासिकल जो पुराने आयुर्वेदिक टेक्स्ट में क्या है, कंक्लूजन क्या है कि पुराने जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में बहुत सारे सबूत मिलते हैं कि हमारे पुराने समय में भी सिस्टमेटिकली जो है अनुसंधान हुआ था। द क्लासिकल आयुर्वेदिक टेक्स्ट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिसर्च थ्रू ऑब्जर्वेशन, लॉजिक, एक्सपेरिमेंटल डॉक्यूमेंटेशन, द यूज ऑफ प्रमाणस, क्लिनिकल रिकॉर्ड्स, फार्मास्यूटिकल प्रोसेस, स्कॉलरली डायलॉग्स collectively show that Ayurveda is grounded in scientific inquiry and rational principles। तो कंक्लूजन क्या है कि आयुर्वेद जो है यहाँ पर ये स्ट्रांगली हमें सबूत मिलते हैं, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांग सबूत मिलते हैं, एविडेंस सिस्टमेटिक रिसर्च के हमें बहुत सारे सबूत मिलते हैं। क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, जैसे किसी चीज का अवलोकन करना, ध्यान देना, और लॉजिक, तर्क लगाकर वहां पे कुछ नई चीज जानना, एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन करना, बहुत सारे चीजों को डॉक्यूमेंट्स करना उसको, और तो उसके किसके हिसाब से ये सभी कैसे किया गया, प्रमाणों के आधार पर या क्लिनिकल रिकॉर्ड्स के, और फार्मास्यूटिकल प्रोसेस और स्कॉलरली डायलॉग, जैसे अभी हम तद्विद्या संभाषा, ये सभी के जरिए से क्या हुआ यहाँ पे, इसके ग्राउंड पर यहाँ पर इंक्वायरी और रैशनल प्रिंसिपल के इस पे आधार पे हम ये बता सकते हैं कि हाँ, पुराने समय में भी जो है चिकित्सा में अनुसंधान हुआ था आयुर्वेद में। सिर्फ मॉडर्न पीरियड में नहीं, पुराने समय से भी अनुसंधान होता हुआ आ रहा है, ठीक है। ये है हमारा आज का जो टॉपिक, आइडेंटिफाई एविडेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा। यहाँ पर कुछ रेफरेंस दिए गए हैं जो अनुसंधान के, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए। ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके वीडियोस बनाने के लिए, और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।